नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम संज्ञा प्रकरण की क्लासों को अनवरत रूप से एक एक कर करके पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लासों के माध्यम से संस्कृत वर्णमाला वर्णमाला के साथ में ही हमने जो इत संज्ञक सूत्र हैं, लोप संज्ञा किससे होती है, इन सारी चीजों को हमने पिछली क्लासों के माध्यम से पढ़ा है। आज की क्लास जो है वह उच्चारण स्थान से संबंधित है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ण जो होता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, और प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान किसी न किसी मुख में स्थित अवयवों के माध्यम से होता है। जब हमारे नाभि से निकलने वाली जो वायु होती है वह मुख विवर के द्वारा बाहर की तरफ निकलती है, तब वह मुख विवर के द्वारा जैसे बाहर निकलती है तो वह हमारे मुख में स्थित विभिन्न उच्चारण अवयवों को वहां पर जाकर के टकराती है। तो जो वर्ण, जिस अवयव, जो नाभि से निकलने वाली जो वायु है वह जिस अवयव से जाकर के टकराती है और उस वर्ण का अगर उच्चारण होता है तो उस वर्ण का वही उच्चारण स्थान कहा जाता है, और वह उस वर्ण की वही उत्पत्ति स्थान भी कह सकते हैं हम। ठीक है। और परीक्षा में इन उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और हम एक चीज में जैसा कि आपसे कहूंगा कि हमें जो ये सूत्र है, 11-12 सूत्र हैं, इन सूत्रों को एज इट इज याद कर लेना है कि हमें कौन सा वर्ण है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और ये जो चीज है वो मैथ जैसा सब्जेक्ट है कि इसमें जो आंसर होगा 1 + 1 = 2 आंसर है तो 2 ही होगा। अब क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। ऐसा नहीं है कि रामलाल के कंठ स्थान हो गया, श्यामलाल के तालु हो गया, मुर्दा नहीं। सभी मतलब वर्णों का उच्चारण स्थान जो निश्चित किया गया है पाणिनि के द्वारा वही उच्चारण स्थान होता है। तो इन सूत्रों को हमें आज की क्लास में वैसे एज इट इज याद करना है, और मैं जैसे पढ़ाऊं वैसे आप याद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेट कहीं कंफ्यूज संभावना भी नहीं बनती है। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान की बात करें तो इससे पहले एक मैं चित्र बनाता हूं, और वह चित्र है मानव व्यक्ति का कोई चित्र है। एक बार फिर कोशिश करते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग वीक है लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए काल्पनिक मान लीजिए ये मनुष्य का चित्र है। ये हो गया, इसका मुंह हो गया, ठीक है, नाक और ये मुंह। तो ये मनुष्य का चित्र है। इसके माध्यम से अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो उच्चारण स्थान होगा वह होगा कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। ये श्वास नाली वगैरह अंदर जा रही है, और जो कंठ है उस कंठ का ये जो सबसे पहला उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। ठीक है। कंठ के बाद क्या होता है? ये वायु जैसे ही हमारे मुख की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है, ये इस तरफ, तो यहां पर जो है वह ये जो हमारे मुख में जिह्वा के ऊपर वाला जो भाग है, तो वह जिह्वा के ऊपर वाला जो छत्रनुमा भाग है, इसको कहते हैं मूर्धा कहते हैं। इसको कहते हैं तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। ठीक है। तालु के बाद दांत और तालु के बीच का जो भाग है, दांत से जिसको हम मसूड़ा कहते हैं, ठीक है, तो वो जो भाग है उसको अपन कहेंगे मूर्धा कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्धा कहेंगे। फिर मूर्धा से थोड़ा सा अपन आगे आते हैं तो वह आ जाते हैं दंत। क्या आ जाते हैं? दंत आ जाते हैं। दंत से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं तो दांतों से बाहर कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा? तो ये जो होगा वह होगा ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ होगा। और ओष्ठ से थोड़ा सा और बाहर आते हैं तो ये जो हमारी है वह है नासिका। क्या हो जाती है? नासिका हो गई। ठीक है। एक बार फिर देखें, पहला उच्चारण स्थान कंठ, फिर तालु, फिर हो गई मूर्धा हो गई, फिर दंत हो गए, फिर ओष्ठ हो गए, और फिर नासिका हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये तो हो गए 6 उच्चारण स्थान हो गए। और एक जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है जिह्वा मूल्य। उसको कहते हैं जिह्वा मूल्य। ठीक है। तो इनको क्रमशः यहां पर अपन लिख लेते हैं इन उच्चारण स्थानों को।
कहीं पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला उच्चारण स्थान है कंठ, दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दूसरा उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा हो गई। चौथा फिर बोलिए, मूर्धा के बाद कहां आए? दंत। दंत के बाद ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद जो उच्चारण स्थान होता है वह है कौन सा है? नासिका। और नासिका के बाद जो सातवां उच्चारण स्थान होता है वह है जिह्वा मूल। कौन सा उच्चारण स्थान है? जिह्वा मूल। सामान्यतः संस्कृत में बात करें तो 7 ही उच्चारण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 7 ही उच्चारण स्थान होते हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा की बात करें, किसकी बात करें? पाणिनीय शिक्षा की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा में जो उच्चारण स्थानों की संख्या है वह कितनी है? तो वह 8 है। कितनी है? 8 है। पाणिनीय शिक्षा की बात करें के अनुसार उच्चारण स्थान जो है वह कितने हैं? तो वह है 8 है। कितने हैं? 8। ये 7 को तो ये मानते ही हैं, और पाणिनीय शिक्षा में एक उरस नाम का उच्चारण स्थान भी और माना जाता है। कौन सा उच्चारण स्थान माना जाता है? उरस नाम का भी उच्चारण स्थान माना जाता है। इस प्रकार से उच्चारण स्थान जो है वह कंठ, तालु, और वह जो ये मूर्धा है उसकी जगह पाणिनीय शिक्षा में जो उच्चारण स्थान माना गया है वह माना गया है शीर माना गया है। और जो 8वां उच्चारण स्थान जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है, किसके अनुसार है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, और वह है उरस। क्या है? उरस। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है वह 8 शिक्षा उच्चारण स्थानों को माना गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन लघु सिद्धांत की बात करें या फिर सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो वहां पर इस उरस नामक उच्चारण स्थान को कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इस उरस नाम का जो उच्चारण स्थान है उसका उल्लेख जो है वह सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है? तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में ही वहां पर इसका उल्लेख मिलता है। चलिए, यहां पर ये उच्चारण स्थान कुल कितने हैं उसकी बात अपन ने कर ली। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान कहते किसको हैं। तो मैंने बताया था कि हमारे मुख नाभि से निकलने वाली जो वायु है वह वायु वर्णों के उच्चारण के लिए मुख में स्थित किसी भी उच्चारण अवयव से जाकर के वह वायु टकराती है, और टकराने के बाद उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो वह जो उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह वही कहलाएगा जहां पर वह वायु जाकर के टकराई है। ठीक है। जैसे च की बात करें तो च जब हम बोलते हैं तब हमारी जो नाभि से निकलने वाली जो वायु है वह जाकर के तालु से जाकर के टकराती है। कहां से जाकर के टकराती है? जो जिह्वा के ऊपर वाला भाग है वहां पर जाकर के टकराती है, और इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह तालु कहलाता है। और च वर्ग का जो च वर्ण है उस च वर्ण के उच्चारण के लिए जो किस अव्यय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? तो तालु जो है उस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। तो ये जो उच्चारण स्थान की बात कर ली कि उच्चारण स्थान कहते किसको हैं? तो मुखावयवों से जहां पर जाकर के वायु टकराती है, टकराने के बाद उस वर्ण का उच्चारण होता है वही उच्चारण स्थान कहलाता है उस वर्ण का। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उरस जो उच्चारण स्थान है उसकी बात कर लेते हैं कि उरस उच्चारण स्थान किन वर्णों का होता है। तो उरस उच्चारण स्थान जो है वह ह वर्ण के साथ में, ह वर्ण के साथ में य, व, ल, न, म, अगर ह वर्ण के साथ में इन वर्णों का कोई योग होता है तो उस संयुक्त वर्ण की जो संयुक्त वर्ण का व्यंजन का उच्चारण स्थान अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो वह उसका उच्चारण स्थान जो होता है वह उरस होता है। जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि जैसे कि ह, ह और य, ह और य,
ये दोनों मिलकर के ये शब्द बनता है य, ठीक है। और जैसे इसका शब्द देखें तो जैसे बनता है मय्यम, क्या बनता है, मय्यम। अब यहां पर इस वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है, तो अब हमें न तो ह है और न ही य है, ये दोनों य और ह का मिश्रित रूप है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह कौन सा होगा, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह उरस होगा। क्या होगा, उरस होगा। वैसे फिर और आगे बात करते हैं, वह ये है कि जैसे कि ह और वह, ठीक है, और ये शब्द बनता है जैसे कि व, और इसका शब्द जैसे है जिह्वा, क्या है, जिह्वा। अब यहां पर इस वर्ण का अगर उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह कौन सा होगा, उरस होगा। यहां पर यह समझाने का आशय यह है कि जो उरस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार माना गया है उच्चारण स्थान, तो वह क्यों माना गया और किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि जैसे ल, ह के साथ में मिला हुआ क्या है, ल, और ये शब्द बना ल, ठीक है, और इसका शब्द बनता है आह्लादन, आह्लादन, ठीक है। अब यहां पर अगर इसका वर्ण इस शब्द को दे करके पूछ ले कि इसका उच्चारण रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे इसी में पूछ ले आह्लादन इत्यत्र रेखांकित, यहां पर नीचे अंडरलाइन दे दे और पूछ ले कि इत्यत्र रेखांकित, रेखांकित वर्णे रेखांकित वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, वहां पर दे दे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, उरस है, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि जहां पर ऐसे संयुक्त वर्णों के साथ में ह, य, व, ल, न, म, ये वर्ण अगर इनके साथ में संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उनका जो उच्चारण स्थान होगा वह उरस होगा। जैसे मय्यम इत्यत्र, इस रेखांकित पद में कौन सा उच्चारण स्थान है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेट, ये क्वेश्चन मेरे जब मैंने केवी का एग्जाम दिया था वहां पर पूछा गया था कि क्योंकि केवी का पेपर जो होता थोड़ा सा लेवल में आता है, तो वहां पर ये पता मतलब पता ही नहीं था कि तब इतना पढ़ा भी नहीं था, और न कि इस तरह के शब्दों का जो उच्चारण स्थान है वह क्या होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि यहां पर कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ऐसे शब्द को पूछ करके अगर आपको पूछा जाता है तो ध्यान रखना ऐसे जो शब्दों का उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा, उरस होगा, ठीक, क्लियर। उरस जो उच्चारण स्थान है वो किनका होता है, तो वह इन इन वर्णों का उरस उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब जो शेष ये जो उच्चारण स्थान है उनकी बात करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। पहला जो है वह है उच्चारण स्थान का नाम है कंठ, क्या नाम है, कंठ। अब कंठ के लिए सूत्र दिया गया है वह है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क्या दिया गया है, अकुह विसर्जनीय नाम अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। अब दूसरा जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो वह है तालु, क्या है, तालु, और इसके लिए जो सूत्र दिया है वह है इचु यशानाम तालु। तीसरा जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो वह उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, और उसका सूत्र जो दिया है वह दिया है ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर चौथा जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो वह उच्चारण स्थान दिया है मूर्धा, तालु हो गई, फिर दिया है दंत, और उसका जो सूत्र है वह है ऋतु लसानाम दंतः। फिर जो है वह है ओष्ठ,
और इसका जो उच्चारण स्थान है वह है उपपद उपपदमानीयानाम ओष्ठः। ठीक है, इसके बाद जो है वह क्या है, ओष्ठ के बाद नासिका, और नासिका का उच्चारण किन वर्णों का है, तो यमगणना नाम यमगणना नाम नासिका, ये इसका उच्चारण स्थान होगा। और जो सातवां अपन ने पढ़ा था वह है जिह्वामूल। क्या है, जिह्वामूल, और जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये जो है वह उच्चारण स्थानों के सूत्र हैं। क्या है, ये जो है वह उच्चारण स्थानों के जो है वह क्या है, सूत्र है। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले कंठ की बात करते हैं। कंठ जो है वह उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का है, तो एक तो है कवर्ग, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह कंठ होगा। कौन कौन सा, एक तो इसके बाद कवर्ग, क्या होंगे, कवर्ग, और इसके बाद होगा ह, और इसके बाद जो वर्ण होगा वह होगा विसर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अवर्ण कवर्ग क ख ग ग गंग। ठीक है, इनका और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। इतु यशा नाम तालु, ई वर्ण, च वर्ग, य वर्ग, य वर्ण और श वर्ण, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ई वर्ण, ई, इसके बाद है च वर्ग, इसके बाद है चवर्ग, य और होगा श, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा, तालु होगा। इसके बाद मूर्धा की बात करें तो री, री के बाद है टवर्ग, री के बाद है टवर्ग, इसके बाद है र, और र के बाद जो है श, इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या होगा, मूर्धा होगा। इसके बाद दंत की बात करें तो री, इसके बाद है तवर्ग, इसके बाद बात करते हैं ल और स, ये बात करें ल, और ल के बाद बात करते हैं स, इनके उच्चारण स्थान जो होंगे वह दंत होगा। इसके बाद ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में उपपदमानीयानाम ओष्ठ, अर्थात एक तो होगा उ, इसके बाद पवर्ग, उ पवर्ग और उपपदमानीय, अर्थात उपपदमानीय किसको कहते हैं, अर्ध विसर्ग के साथ में प या अर्ध विसर्ग के साथ में प हो तो ऐसे इन वर्णों को उपपदमानीय कहते हैं। और उपपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, याद रखना। और नासिका जो है वो पंचमाक्षर य, म, ग, ण और न, इन पंचमाक्षर य म ग ण न, इन पंचमाक्षर जो हैं इनका उच्चारण स्थान जो है वह नासिका होती है। और जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम, अर्थात जिह्वामूल्य कौन से हैं, तो अर्ध विसर्ग के साथ में क और अर्ध विसर्ग के साथ में ख, ये जो है वह जिह्वामूल कहलाते हैं। और जिह्वामूल मूल जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जिह्वामूलम जो है वह होता है। यहां तक क्लियर। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ये अपन ने देखा कि अवर्ण कवर्ग ह इनका कंठ होता है। ये सारे जो सूत्र हैं वह आपको याद हो जाने चाहिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उपपदमानीय नाम ओष्ठ, यमगणन नाम नासिका, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। ठीक है, ये जो है जिनकी बात की ही अपन ने की वो एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान सिर्फ एक ही है। ठीक है,
लेकिन अब इससे आगे की बात करते हैं, उसमें क्या है, एक एक वर्ण के उच्चारण स्थान दो दो मिल करके, दो उच्चारण अवयव मिल करके फिर उस उच्चारण वर्ण का उच्चारण स्थान करते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए 7 तो ये हो गए, 8वां उच्चारण स्थान। ठीक है, और वह है कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। दूसरा जो है वह है कंठोष्ठ। दूसरा क्या है? कंठोष्ठ। इसके बाद है अगला जो है संयुक्त उच्चारण स्थान, वह है दंतोष्ठ। वह क्या है? दंतोष्ठ। ठीक है, यहां तक क्लियर? कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये जो 3 उच्चारण स्थान है वह जो है वह कैसे हैं? तो ये जो उच्चारण स्थान है वह संयुक्त उच्चारण स्थान है। कैसे हैं? संयुक्त उच्चारण स्थान। और कंठ तालु किसका उच्चारण स्थान है? तो एदई तो कंठ तालु। और किसका है? एदई तो कंठ तालु, ये सूत्र है। फिर कंठोष्ठ किसका है? तो ओदौ तो कंठोष्ठ। ओदौ ओदौ तो कंठोष्ठ और वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ अर्थात ए और ऐ, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। इसके बाद ओ और औ, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान जो है वह क्या है? तो वह कंठोष्ठ। एदई तो कंठ तालु, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, और व वर्ण का, व का उच्चारण स्थान जो है वह दंतोष्ठ है। और एक सूत्र और मिलता है, वह है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात जो अनुस्वार होता है संस्कृत में, जो अनुस्वार होता है, उस अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह क्या कहा गया है? नासिका कही गई। क्या कहा गया है? नासिका कही गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब एक चीज जो अब थोड़ा सा कंफ्यूज करता है वह यह है कि संस्कृत में एक तो आपने देखा होगा जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर य म ग ण न, इनका उच्चारण स्थान एक तो नासिका होती है, नासिका तो होती ही है, इसके साथ में वह जिस वर्ग में बोले आ रहे हैं, जैसे कि कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, ये जो आ रहा है, ठीक है, तो इस ग का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा, और दूसरा क्या होगा? नासिका भी होगी। ठीक है, कंठ क्यों होगा? क्योंकि वह उसके वर्ग में आ रहा है। दूसरी बात करें च वर्ग की, च छ ज झ य, तो जो य है वह उस य का उच्चारण स्थान तालु भी होगा और नासिका भी होगी, तालु भी होगा और नासिका भी होगी। फिर बात करते हैं कवर्ग की, ये पंचमाक्षर की बात हो गई, य ग ण न, जो पंचमाक्षर है उन पंचमाक्षर का जो संयुक्त जिस वर्ग, वह वर्ग में जिस वर्ग में आ रहे हैं वह भी उनका उच्चारण स्थान होगा, और उसके साथ में नासिका भी उसका उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हमें कौन सा सही करना है विकल्प, वो चीज भी मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ गया वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, वर्ण का उच्चारण स्थान है, यह प्रश्न आ गया। अब ऑप्शन में
सबसे पहली बात करें, म जो है वो किस वर्ग का है? बोलिए, प फ ब भ म। तो म जो है उसका किस वर्ग में आ रहा है? तो ओष्ठ। एक तो विकल्प ए लिख देते हैं, वह है ओष्ठ। दूसरा विकल्प लिख देते हैं नासिका। तीसरा विकल्प लिख देते हैं सी, वह है तालु। चौथा विकल्प जो है इसका वह लिख देते हैं ओष्ठ नासिका। ये अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें अब करना क्या है? हमें क्या इसका उत्तर सही करना है? तो म वर्ण का उपपद मानिया नाम ओष्ठ, यद्यपि म जो है वो पवर्ग में आता है तो उसका ओष्ठ उच्चारण स्थान भी हो सकता है, लेकिन यम गणना नाम नासिका, ये सूत्र जो कहता है वह कहता है कि नहीं, जो पंचमा अक्षर है उनका उच्चारण स्थान नासिका है। और यहां पर अगर ये दोनों चीजें विकल्प में आ रही हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वह ओष्ठ और नासिका होगा। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले, यही क्वेश्चन है और उसमें विकल्प ए है वह है ओष्ठ, विकल्प बी है वह है नासिका, विकल्प 3 है वह है कंठ, विकल्प डी है वह है तालु। अब यहां पर ओष्ठ और नासिका दोनों यहां पर आ गए हैं, तब हमें क्या उसका उत्तर सही करना है? तब उसमें हमें जो सही आंसर करना है वह जो करना है वह नासिका को ही सही आंसर करना है, क्योंकि नासिका म वर्ण के लिए अलग से एक सूत्र लिख दिया गया, यम गणना नाम नासिका। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इसका सही आंसर नासिका होगा। ये थोड़ा सा प्रश्न का लेवल देख करके आपको इसका आंसर क्या लगाना है वो थोड़ा सा आपको सोचना, और सोचने के बाद इसका प्रश्न का पूछना क्या चाह रहा है कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैंने इस चीज को यहीं पर आपसे क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कितने वर्ण ऐसे हैं, कितने वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान एक से अधिक है, जिनके उच्चारण स्थान एक से अधिक है। तो आप सभी को पता है कि ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? तो एक तो ए ऐ, इनका जो उच्चारण स्थान है वह हो गया कंठ तालु। इसके बाद हो गया ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। इसके बाद व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ये तो हो गए 5 वर्ण, और 5 वर्णों के साथ में य, म, ग, ण और न, ये 5 वर्ण, ये 5 वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान भी 2 के साथ में होता है, 2 उच्चारण स्थानों के साथ में होता है। कौन कौन सी? तो एक तो सबके साथ में नासिका तो आएगी आएगी, ठीक है, यम गणना नाम नासिका ये आएगा। इसके बाद ये वर्ण जिस वर्ग का है, जैसे क वर्ग का य है क ख ग घ ङ, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह नासिका और कंठ दोनों मिलकर के होंगे। म जो है वह पवर्ग का है तो नासिका प्लस ओष्ठ, ये दोनों मिलकर के उसके उच्चारण होंगे। ग है वह किसका है? क ख ग घ अंग, सॉरी, ये जो है य है वह च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ का है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह नासिका प्लस इचु यशा नाम तालु जो होगा। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा ना उसमें भी आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि इसका जो य है उस य का उच्चारण स्थान तालु तालु होगी, नासिका और तालु होगी। म जो है उसका नासिका और ओष्ठ जो है वह उच्चारण स्थान होगा। ग जो है उसका नासिका और कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। ण जो है वह किसमें आता है? ट ठ ड ढ ण, और ट का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो नासिका और मूर्धा है वह इसके ण के उच्चारण स्थान हो जाएंगे। और के बाद बात करें न, जो न है वह तवर्ग में आता है और ये इसका उच्चारण स्थान होगा वह नासिका और
दंत मिलकर के इसके उच्चारण स्थान। तो कुल मिलाकर के ऐसे वर्ण कितने हैं जिनके एक उच्चारण स्थान से ज्यादा उच्चारण स्थान है? तो ऐसे वर्ण जो है वह 10 है। कितने हैं? 5 तो ये हो गए और 5 ये वर्ण हो गए। इसका ध्यान रखना, इससे पहले जो मैंने बताया था वह नासिका और क्या बताया था? नासिका और कंठ नहीं, यहाँ का उच्चारण स्थान नासिका और तालु है। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर। तो ऐसे वर्ण कितने हैं? 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान जो है वह एक या एक वर्ण से अधिक जो है वह इनके उच्चारण स्थान होते हैं। देखिए अब विसर्ग की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो स्वरों पर आश्रित होता है। जैसे जैसे वह जिस वर्ण पर आश्रित होंगे, जिस स्वर पर आश्रित होंगे, वैसे वैसे उसका उच्चारण स्थान परिवर्तित होता रहता है। जैसे ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का सिंपल सा अगर उच्चारण स्थान पूछ ले तो उसका उच्चारण स्थान जो होगा वह होगा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। अब पूछ ले कि रामः, क्या पूछ ले? रामः इत्यत्र विसर्ग से उच्चारण स्थान की। तो यहां पर जो विसर्ग है वह विसर्ग किस स्वर पर आश्रित है? तो म में मिला हुआ अ है, उस अ पर आश्रित विसर्ग है। तो यहां पर जो ये विसर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान जो होगा वह भी कंठ ही होगा। क्या होगा? कंठ ही होगा। लेकिन जैसे अब पूछ ले हरि शब्द, क्या पूछ ले? हरि शब्द। अब हरि जो है उसमें उस पर आश्रित विसर्ग है वह किस पर आश्रित है? ई पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? ई पर आश्रित है। और यहां पर अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लेता है तब आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग का यहां उच्चारण स्थान है वह क्या हो जाएगा? विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। वैसे ही एक चीज और देखते हैं, गुरु शब्द। क्या है? गुरु। अब विसर्ग है वह किस विसर्ग किस स्वर पर आश्रित है? ऊ स्वर पर आश्रित है। और ऊ पर आश्रित होने के कारण इस विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वह आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे विसर्ग जो है वैसे विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन अगर वह स्वरों पर आश्रित होकर के अगर शब्दों के माध्यम से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो वह विसर्ग का उच्चारण स्थान जिस स्वर पर आश्रित है उस स्वर के अनुसार उसका उच्चारण स्थान भी परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने जो उच्चारण स्थान है, जो कि संस्कृत भाषा में जितने वर्ण हैं उन वर्णों का कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, इन सारे वर्णों को हमने आज की क्लास के माध्यम से देखा है और बहुत सरल तरीके से देखा है। और सारे सूत्रों को आपको याद कर लेना है। और सूत्र कौन कौन से हैं वह हम एक बार फिर देख लेते हैं अपन कि वह सूत्र कौन से हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इच्चु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उपपदमानिया नाम मोष्ठ, यमगणना नाम नासिका, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम और एदै तो कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ और जिह्वा मूलम जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम और नासिका अनुस्वारस्य। ये सारे जो हैं वह उच्चारण स्थान है। ध्यान रखना, नासिका जो है, अनुस्वार जो है, उस अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका है। याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है, क्या पूछे कि निम्न में से नासिक्य वर्ण है, नासिक्य वर्ण अस्ति। ठीक है। अब नासिक्य वर्ण कौन सा है? तो यहां पर जैसे य, म, ग, ण, य, म, ग, इसके बाद फिर पूछ ले यहां पर अनुस्वार आ जाए। क्या आ जाए? अनुस्वार। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसमें से ये जो है
नासिक वर्ण जो है वो अनुस्वार होगा, क्योंकि इसके लिए इन्होंने अलग से एक सूत्र लिख दिया कि नासिक अनुस्वारस्य नासिका, अर्थात अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका होगी। यमगणना नासिका, ये सूत्र भी वहां पर इन्होंने दिया था, लेकिन वहां पर उनका वर्ग, जो वर्ग है उन वर्गों में भी इनका उनको वहां पर डिफाइन किया गया है। इसलिए अगर मुख्य रूप से इसका जो आंसर होगा वह अनुस्वार होगा। कहीं पर भी आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। जिनके आंसर फैक्ट लगते हैं वो आपको फैक्ट करने ही है, और जो उच्चारण स्थान है वह वास्तव में बहुत सरल टॉपिक है, और इसके सारे सूत्रों को आप एज इट इज याद कीजिएगा। चलिए अगली क्लास के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से तब तक जारी रखें। धन्यवाद।